वेलकम बैक। तो आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया इस चैप्टर को क्योंकि आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है। थैंक यू। अब हम आते हैं इस पे। एक मॉडल क्वेश्चन हमने बनाया है, इसका मॉडल आंसर आप लोग लिखिएगा और इसी पे पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में। क्वेश्चन है, क्या जीने का अधिकार निजी या वैयक्तिक प्राइवेट हाथों में की एक कृपा मात्र है? वेदर द राइट ऑफ लाइफ इज ए ब्लेसिंग ऑफ पर्सनल या प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ऐसे में क्या यह विरोधाभासी नहीं है? इन दैट सिचुएशन वेदर इट इज नॉट कंट्राडिक्टरी दैट वी डिस्कस डिग्निटी एंड मीनिंगफुल लाइफ एज यूजलेस। क्या हम ऐसी स्थिति में डिग्निटी और मीनिंगफुल लाइफ की बात निरर्थक रूप से करते हैं? बढ़िया सवाल है, आप इसको लिखें, अच्छा लगेगा। हम आते हैं अब सीधे अगला चैप्टर, संविधान। संविधान की संरचना और प्रकार्य। तो संरचना और प्रकार्य का मतलब क्या होता है? ये सोशल साइंस जितना होता है ना, उसमें ये सब चीजें काम आती है। तो पहले आप जान लीजिए कि संरचना और प्रकार्य होता क्या है, तब आपको समझना आसान हो जाएगा। संरचना एवं प्रकार्य, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर एवं फंक्शन। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि बिल्कुल जैसे हम खड़े हैं, मानव की संरचना कैसी आप देख लीजिए। ये मेरी संरचना है कि दो आंख है, यहाँ दो हाथ है, दो पैर है, एक नाक है, दो कान है, दो आंख है, एक सिर है। इट इज कॉल्ड संरचना, स्ट्रक्चर किसी भी चीज का। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब विभिन्न अंगों को, विभिन्न ऑर्गन्स को, विभिन्न इकाइयों को, विभिन्न एजेंसियों को, विभिन्न अभिकरणों को, विभिन्न कृत्यों को, बहुत सारे पैरेलल आप यूज कर सकते हैं, का समामिलन, समागम, विभिन्न अंगों का, विभिन्न एजेंसियों का समागम संरचना कहलाता है। लेकिन ये अभी गलत है, आधा सही बोला हमने, आधा गलत बोला। तो संरचना जो है विभिन्न इकाइयों का, यूनिटों का, ऑर्गन्स का समागम नहीं, एक व्यवस्थित समागम। व्यवस्थित का मतलब सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब कि हर चीज, हर इकाई, हर ऑर्गन वहीं लग सकता है, वहीं प्लेस होगा जहां पे उसकी जगह है। अब आप नाक को काट के कान के पास लगा दीजिएगा, कान को काट के गाल पे चिपका दीजिएगा, उंगली काट के यहां लटका दीजिएगा, तो इट इज नॉट संरचना, ये संरचना नहीं हुआ। वैसे ही जैसे कि ईंट, बालू, बजरी को लेकर के आपने घर बनाना चाहा और इसको जो है खरीद के लाए बाजार से, ईंट, बालू और बजरी, और तीनों को मिला के यहां रख दिया, घर बनेगा? नहीं बनेगा। इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि संरचना का डेफिनेशन आप जीवन में नहीं भूलिएगा। कैसे घर बनेगा? कि इसका एक सिस्टमेटिक प्लान होगा। पहले खुदाई होगी, फिर खुदाई के बाद इसमें पहले सीमेंट की लेयर जमेगी, फिर ईंट की लेयर आएगी, फिर सीमेंट आएगा, फिर ईंट आएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज की संरचना का अभिप्राय उसके विभिन्न अंगों का, विभिन्न ऑर्गन्स का, विभिन्न इकाइयों का एक व्यवस्थित क्रम में समामिलन। अगर व्यवस्थित शब्द हटा दिए तो संरचना नहीं रहा फिर। क्लियर है? और दूसरा है इसमें प्रकार्य। दूसरा क्या है? प्रकार्य, फंक्शन। तो संविधान की संरचना आप समझ गए कि मतलब संविधान में जो भी नियम, कायदे, अनुच्छेद लिखे गए हैं उनको व्यवस्थित क्रम में रखना और उसकी संरचना को अर्थपूर्ण ढंग से एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना, तभी वो संरचना जो है प्रकार्य। प्रकार्य मीन्स फंक्शन। आपका आंख निकाल के अगर पीछे लगा दिया जाए, किडनी निकाल दिया जाए, तो जब
डिस्प्लेस होगा अपनी व्यवस्थित क्रम में, जहां उसका स्थान है वहां नहीं लगाइएगा तो वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना। बालू बजरी सीमेंट को जब घर बनाने के लिए ठीक से व्यवस्थित क्रम में नहीं लगाया तो घर नहीं बनेगा, ढेर बन जाएगा, और बन भी जाएगा तो वो ठीक से घर प्रकार्य नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने खिड़की जहां खोलनी थी वहां पे आपने सीमेंट लगा दिया, पूरा ऐसे ही फेंक दिया। तो संरचना प्रकार दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। संरचना किसी भी इकाई का, किसी भी संगठन का, किसी भी वस्तु का विभिन्न अंगों का व्यवस्थित ढंग से अरेंजमेंट लगाना और उन अंगों का निर्धारित जो काम है वो करना प्रकार्य कहलाता है। प्रकार्य कार्य ही है, बेसिकली कार्य और प्रकार्य में कोई फर्क नहीं है, तत्सम ज्यादा है। और इसका उल्टा होता है अकार्य। एक होता है डिसफंक्शन, जो फंक्शन के उल्टा होता है, डिसफंक्शन। तो इस पर हम नहीं जाएंगे। तो संविधान की संरचना कैसे हुई है, ध्यान रखिए, उसमें 470 अनुच्छेद हैं, 25 ये पार्क क्या लिख दिया, ये पार्क गलत लिखा है, 25 चलिए इसको बाद में देख लेंगे। 12 अनुसूची या शेड्यूल, 5 अपेंडिक्स है और 105 बार संशोधन हो चुका है 10/8/21 तक। क्लियर है। तो 470 आर्टिकल्स, 12 अनुसूची, 5 अपेंडिक्स, 105 संशोधन 10 अगस्त 21 तक हुआ है। ये उसकी संरचना में इतना बदलाव लाया जा चुका है 105 बार संशोधन करके। इसकी संरचना जो है सहकारी संघात्मक है और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। तो संघात्मक सहकारी क्या हुआ, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस होता रहेगा। संघात्मक सहकारी का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन इस तरीके से करना जिससे दोनों को कोऑपरेटिव फीलिंग आए, सहकारी, एक दूसरे के पूरक। ऐसा नहीं कोई डिसीजन केंद्र सरकार द्वारा लिया जाए जिससे राज्यों की स्थिति खराब हो जाए, उनको बहुत बुरा लगने लगे, उनकी मंशा को ध्यान में रखना, दैट इज कॉल्ड सहकारी, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो संघात्मक सहकारी के बाद विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किस चीज का, सत्ता का। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि पावर जो है ग्राम सभा लेवल पे डेलीगेट करना, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और ग्राम स्तर पे पावर देना, चुनाव करा के प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा गांव के ग्राम सभा के चुने हुए सरपंच मुखिया को सत्ता, पावर देना, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। पहले सब सत्ता लेके एक जगह रहती थी, अब धीरे धीरे फिल्टर होके यहां आ गई। उसके बाद कहता है कि प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है। आप सिर्फ इसको याद रखिए, इसके ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, क्यों नहीं है, क्या है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ ये जानना है कि संविधान की संरचना, निर्माण, स्ट्रक्चर ऐसे किया गया है कि प्रियम्बल को इसका पार्ट नहीं माना गया है। वो बाद में देखेंगे कि पार्ट मान लेते तो क्या हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केशवानंद भारतीवाद जो हमने बोला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़िएगा। केशवानंद भारतीवाद में 13 जजों की बेंच ने तमाम संशोधनों को, संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी ने किया था, को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार, आप इसके मौलिक ढांचा से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इतनी ताकतवर इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा सख्त मानी जाती है, आयरन लेडी कहते हैं। तो उन्होंने जितना संशोधन किया था 13 जजों की बेंच ने उसे पलट दिया, खारिज कर दिया। अब उस संशोधन को अगर रिस्टोर करना हो तो कब, कैसे होगा, 13 जजों से बड़ा कोई
बेंच बनेगा जिसमें 14 जज हो कम से कम। वो आके फिर इनकी 13 जजों की बेंच की जो डिसीजन है उसको ये 14 जजों की बेंच जो है बनेगी वो देखेगा। तो न 9 मन तेल हुई है न राधा नची है। अब ना कभी 14 जजों की बेंच बन पाएगी, आज तक तो बना नहीं पा रहा। 78 में ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट कौन सा ईयर था, 78 था शायद, क्या स्वर्ण भारती 42वां संशोधन 1978 क्या है। तो ये स्थिति आज भी बरकरार है कि जो संशोधन उन्होंने किया था उसको आज भी रिजेक्ट कर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसको प्राधिकार है। उसके बाद कह रहा है सुपरमेसी। सुपरमेसी मीन्स सर्वोच्चता। संविधान की रचना इस प्रकार से की गई है कि ये सबसे ऊपर एक नंबर पे है। कोई भी नियम, कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता देश में जो इसकी मूल भावना के खिलाफ हो। इसीलिए ये सुपरमेसी है। इसको संविधान सुप्रीम क्यों है? क्योंकि कोई भी कानून सदन द्वारा, संसद द्वारा, विधानसभा द्वारा ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। अगला है यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, एकता और संप्रभुता भारत की। पहले ही बता चुके हैं। इसकी संरचना ऐसे की गई है कि सारे राज्य जो हैं मिलकर के भारत संघ का निर्माण करें। कोई राज्य अपने तरीके से अपने देश से अलग नहीं हो सकता और ना ही अपनी मर्जी से कुछ हिस्सा पड़ोसी देशों को, नेपाल, बांग्लादेश को दे सकता है। तो यूनिटी है देश में, राज्यों के बीच यूनिटी है और संप्रभुता है, मतलब हम लोग किसी दूसरे के देश के अधीन नहीं हैं। अगला है प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक। वो आप जानते ही हैं, यहाँ जो गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा चुन के आती है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। गणराज्य आपको प्रस्तावना में बता ही चुके हैं। रिपब्लिक मतलब जहाँ का मुखिया, जिस देश का मुखिया नागरिकों के द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे गणराज्य कहते हैं। तो भारत में है, ये संविधान में दिया है। मोनार्की राजतंत्र नहीं है जैसे नेपाल और ब्रिटेन में है। संघात्मक बता चुके हैं एवं पंथ निरपेक्ष भी बता चुके हैं। सत्ता का पृथक्करण भी बता चुके हैं आपको। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये मैंने इसलिए आपको हाईलाइट किया कि कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान की संरचना में और प्रकार में मुख्य बिंदु या मुख्य तथ्यों को उजागर करिए। तो आपको पॉइंट याद रहेगा तो आप खट से जो है उन चीजों को हाईलाइट कर देंगे जो संविधान की संरचना के मूल तत्व हैं, मूल अंग हैं। जैसे मानव संरचना, शरीर संरचना में मूल तत्व क्या है? आंख, नाक, 5 इंद्रियां जिसे कहते हैं। तो उसी तरीके से ये 5 इंद्रियां हैं। 5 ही होता है ना, मानव शरीर की 5 इंद्रियां होती हैं। तो उसी तरीके से ये मैंने है, तो शरीर को चलाने के लिए 5 इंद्रियों का होना ज़्यादा जरूरी है। उसी तरीके से संविधान की संरचना ऐसे बनाई गई है कि वो अपना फंक्शन इतने अच्छे ढंग से करे जिससे ये सब चीज़ें जो है स्थापित हो जाए। तो संविधान की संरचना के मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें और उनके प्रकारों पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान की संरचना और प्रकार एक दूसरे से सम्मिश्रित है और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, आप समझ लीजिएगा। और संरचना के बाद इसमें है फंक्शन, कैसे प्रकार करता है, कैसे काम करता है संविधान, वो हमने बताने का इसमें प्रयास किया है। और ये बिंदु मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ये पॉइंट याद रहेगा, तो इस पर कितना भी घुमा के क्वेश्चन आएगा आप हल कर देंगे। संविधान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें और कौन प्रकार, कौन फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन से को रिलेटेड है उसका व्याख्या करें। तो घुमा देगा थोड़ा सा कि कौन जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है, जैसे 5 इंद्रियां शरीर में एक दूसरे से लिंक है। तो प्रकार क्या है ये जान लीजिए।
ये कह रहा है सेट ऑफ बेसिक रूल, बुनियादी जो नियम होते हैं उनका एक सेट है, समुच्चय है, गुच्छा है। 409 जो अनुच्छेद दिखा रहे थे, कितने टोटल अनुच्छेद था उसमें? 470। तो 470 अनुच्छेदों का, 12 अनुसूचियों का ये जो है गुच्छा है। तो सेट ऑफ बेसिक रूल्स क्लियर है। उसके बाद सेट आप समझ गए। गाइडलाइन फॉर मेकिंग लॉ, जो मैंने पहले बताया कि संविधान एक तरीके से दादा है, ग्रैंड पेरेंट है, और कानून जो है उसका पुत्र है, पिता हो गया। तो गाइडलाइन फॉर मेकिंग लॉ, लॉ नियम कानून बनाने के लिए ये निर्देशिका का काम करता है। ये कहता है खबरदार ऐसा कानून मत बनाओ जो हमारे भावना के खिलाफ है। और संविधान का संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। जनपद कोर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिला न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक या कोई भी बात का क्रियान्वयन जनपद न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करता है। उसके परिधि से बाहर है संविधान, सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं। हाई कोर्ट को भी कुछ लिमिटेशंस दिया हुआ है। उसके बाद इसका फंक्शन है कि राइट टू सिटीजन, जो मौलिक अधिकार की बात की है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम संघात्मक गणराज्य की बात किए। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की बात किए, कहाँ से जो कानून बनेगा वो सेट ऑफ बेसिक रूल्स के तहत बनेगा, उसके अनुच्छेद, उसके मौलिक ढांचे के। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कैसे काम करेगी ये वही तय करेगा। कौन? संविधान। वही बताएगा कि ये लिखा है यही करो, इससे ज़्यादा दाएं बाएं करोगे तो ठीक नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल में बोला कि कॉलेजियम प्रणाली पे मंत्रियों को इस तरीके से बोलना ठीक नहीं है। आज की डेट में कॉलेजियम प्रणाली है तो उसका पालन करें और उसकी महत्ता को समझें, उसके खिलाफ न बोलें। अगर वो खराब है तो आप कोई दूसरी व्यवस्था बना के ले आइए, लेकिन जब तक वो है तब तक वही है। तो रूल क्या कहता है कि रूल इज रूल अंटिल इट चेंज। नियम कानूनी है जब तक कि वे बदल न दिए जाएं। आपके कहने से नहीं होता है कि साहब ये कानून बेकार है, लैंड लीजिंग एक्ट वहां से फालतू है। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज की डेट में वही है जो काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो सीधे कैसे होगी, वो संवैधानिक उपबंधों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ होगी। संवैधानिक उपबंधों के हिसाब से चलेगी सरकार। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि किसी को जो है अपनी डिक्टेटरशिप दिखा के कुछ का कुछ कर दे। उसका फंक्शनिंग जो है संविधान के तहत होगा। ये लास्ट लिखा है चेक एंड बैलेंस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी विधायिका जहां कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी, ये तीनों के बीच चेक एंड बैलेंस है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कुछ गड़बड़ करेगा तो वो आ जाएगा ये खबरदार, ये कुछ गड़बड़ करेगा तो वो कहेगा आपको कि अरे खबरदार इसी पर सुनवाई करिए। तो चेक एंड बैलेंस है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम है? कानून बनाना, मेन काम तो कानून बनाना ही है। और एग्जीक्यूटिव का काम है कार्यपालिका, वो बनाए गए कानूनों और नियमों को लागू करना। कार्यपालिका में दो भाग हो जाते हैं, एक सिविल कार्यपालिका जिसमें आईएएस वगैरह ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, और दूसरा राजनीतिक कार्यपालिका जो निर्वाचित होकर सरकार बनती है, मोदी गवर्नमेंट जिसे कहते हैं आप लोग, वो राजनीतिक कार्यपालिका है, पूरी पार्टी। लेकिन उसमें से जो मंत्री हैं वो सिविल कार्यपालिका के भाग हो जाते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है। तो सिविल कार्यपालिका का मतलब होता है सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट, आईएएस, आईपीएस, और राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब जो सरकार सत्ता में अभी बैठी हुई है वो भी कार्यपालिका है, लेकिन वो राजनीतिक कार्यपालिका है। और जुडिशरी आप जानते ही, न्यायपालिका।
तो ये है इसका प्रकार। ये जो है आप समझ गया कि संरचना क्या होती है और उसका प्रकार क्या होता है, फंक्शनैलिटी क्या कैसे काम करती है, संरचना कैसे बनती है, उन अंगों का उन तत्वों का कैसे काम है, कैसे जो है संविधान में संरचनागत चीज़ें दी गई है और उसका प्रकार उसका फंक्शनैलिटी कैसे होता है। ये हमने पॉइंट वाइज समझाने का प्रयास किया आपको और आप इसे समझ लिए होंगे, ये मेरा विश्वास है। फिर भी अगर कुछ कमी हो समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और अगला चैप्टर बाद में शुरू करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम बाद में बात करेंगे। तब तक 2 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आते हैं ब्रेक के बाद। और आप लोग कहीं मत जाइएगा, लाइव स्ट्रीमिंग अभी चलेगी और जल्दी से जल्दी आप कोचिंग हमारा ज्वाइन करें। ऑनलाइन वालों के लिए ऐप आ रहा है, मार्केट में बन रहा है, 1 तारीख तक आ जाएगा, 1 तारीख तक लॉन्च कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।